अधिवेशन से पहले ईडी की रेड। ईडी की रेड पर सियासत भी तेज। सुबह 5 बजे छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं के घर ईडी के छापे पड़े। ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष और एक विधायक समेत 12 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के घर छापा मारा। ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। सीएम भूपेश बघेल ने इन छापों को कांग्रेस के होने वाले अधिवेशन से जोड़ दिया और कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहाँ लगी हुई है और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। नान घोटाले में ईडी 4 साल से जांच कर रही है, आज तक नहीं बता पाई कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है। इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। डर और वो रमन सिंह जी जब इस प्रकार के छापा पड़ते हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं जरूर। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब जब भूपेश की चोरी पकड़ी जाती है, कांग्रेस विलाप शुरू कर देती है। भूपेश को इस बात से परहेज है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं। उन्हें आपत्ति है ईडी लगातार नेताओं पर निशाना क्यों लगा रही है। अरे भाई, 4 साल से कोयले की दलाली खाओगे तो ईडी नहीं आएगा तो भारत रत्न के लिए आमंत्रण आएगा क्या? ईडी तो आएगा। 4 साल क्या चल रहा है? छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सियासत कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार के छापे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर पड़ रहे हैं और ये छापे तब पड़े हैं जब 4 दिन बाद यानी 24 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होना है। ऐसे में ईडी के छापों पर सियासत अभी और गरमाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आज सुबह छत्तीसगढ़ के लोगों की नींद ईडी के छापों के शोर के साथ खुली और फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, ईडी के छापों का शोर सियासी गलियारों में बवाल मचाता रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी छापे पर मीडिया के सामने आए। कांग्रेस की दलील दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की तरफ रही तो बीजेपी इसे भ्रष्टाचार से जोड़ने में अलग अलग उदाहरण पेश करती रही। हालांकि छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हमेशा से ही सियासी आरोप में घिरी रही है। कभी 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप तो कभी दबाव बनाकर कांग्रेस नेताओं को फंसाने का आरोप। आज भी पूरा ईडी का छापा सियासत, सवाल और बवाल के बीच में ही फंसा रहा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। यूं तो राजनीति सुर्ख सफेद कही जाती रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब से सियासत में कोयले की कालिख की परत चढ़ी है, ईडी की नजरें नेताओं की तरफ टेढ़ी हो चली है। आज जब सियासी गलियारों में ईडी की गूंज सुनाई पड़ी तो एक तरफ कोयले की काली कमाई की तस्वीर सियासत में बीजेपी के द्वारा दिखाई गई तो दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसी सवालों में घिरी रही। आज हम चर्चा करेंगे आखिरकार कांग्रेस ने जो आंकड़े दिए हैं, क्या उन आंकड़ों में वाकई में गंभीरता है? क्या वाकई में कांग्रेस नेता और विपक्षी दल ईडी के निशाने पर हैं? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ईडी इतनी सक्रिय हुई है? सेंट्रल एजेंसी, सवाल और पूरे दिन चले बवाल पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित चिमनानी साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धनंजय जी के पास चलूंगा। धनंजय जी, जब पीसी में थे आज तो एक बात सामने आई, वहां पर शैलजा जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम की मेहमान नवाजी बहुत भाती है ईडी को, इसलिए हाथ पांव धोकर ईडी जो है कांग्रेस सरकार के पीछे पड़ गई है। कितनी सच्चाई है इस बयान पर? देखिए आदित्य जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो 4 साल में जो काम इस प्रदेश की जनता के हित में किए हैं, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पूरे देश में हो रही है, और वहीं गुजरात मॉडल का जो ढिंडोरा नरेंद्र मोदी जी पीट रहे थे ना, उस गुजरात मॉडल की भी चर्चा देश में हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ गुजरात मॉडल दब जाता है, क्योंकि वहाँ गुजरात मॉडल में सिर्फ अडानी और अंबानी नजर आता है और छत्तीसगढ़ मॉडल में यहाँ के किसान नजर आते हैं, यहाँ के युवा नजर आते हैं, यहाँ के पशुधन नजर आते हैं, गौ सेवा होती है और युवाओं को रोजगार मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो केंद्र में बैठी सरकार है
वो एक राजनीतिक वैमनस्यता के चलते, राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते ईडी के पीछे खड़े होकर छत्तीसगढ़ में भाजपा को सपोर्ट करना चाहती हैं। आपके चैनल के माध्यम से तो एक नई बात कहना चाहूंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि ईडी के रूप में अब भाजपा को नए प्रदेश प्रभारी मिल गया है, क्योंकि 4 साल में इन्होंने 3 प्रभारी बदल दिए जो असफल हो गए, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, 1 नेता प्रतिपक्ष बदल दिए, तो इस सरकार के साथ लड़ाई न लड़ पाए, तो अब ईडी के सहारे प्रभारी बनाकर इनको भेजा गया है ईडी को यहाँ पर, और यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहले कह चुके थे ना, जैसे जैसे 2023 के चुनाव नजदीक आएंगे ईडी यहीं पर आकर रहेगी, ईडी यहाँ पे गली गली घूमेगी, ईडी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सिर्फ छापा मारेगी उसका चरित्र हनन करने के लिए, क्योंकि देश में 6000 कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है 14 के बाद में, उसमें सिर्फ 33 केस को स्टैंड कर पाए हैं, बाकी केस सिर्फ स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ चरित्र हनन करने के लिए विपक्षी नेताओं के यहाँ छापा मारी गई है। एक सेकंड दीजिएगा। और अभी तो सदन में नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा ना कि ईडी के चलते विपक्ष के नेता एकजुट हो गए हैं। यह तो स्पष्ट संदेश है कि ईडी सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है, और ईडी का काम भ्रष्टाचार पकड़ना नहीं है, विपक्षी नेताओं का चरित्र हनन करना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करना है। अमित जी, आज सीएम ने जो बात कही वो सुनी होगी आपने। एक्स सीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और साफ तौर पर कहा कि सेंट्रल एजेंसीज अपना काम कर रही है। आखिर जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो फिर ईडी को बीजेपी का भ्रष्टाचार क्यों नजर नहीं आता है? बड़ा सवाल मुख्यमंत्री ने उठाया है। सीएम मैडम कौन है, अभिषेक सिंह कौन है, नान मामले की जांच आज तक नहीं हो पाई। इन सब सवालों का जवाब भी ईडी क्यों नहीं देती? ऐसे मामलों का ईडी इस मामलों का जांच क्यों नहीं कर पाती? अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो 2 जवान हमारे नक्सली हमलों में शहीद हुए हैं उनकी शहादत को प्रणाम करता हूं। परिवार के प्रति बीजेपी की तरफ से संवेदना प्रस्तुत कर रहा हूं। जो सीएम मैडम वाला सवाल या सीएम वाला सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने लिया, मैं तो हैरान हो गया सुनकर के कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति कैसे मिसगाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो एसआईटी का गठन खुद राज्य सरकार ने किया, उसमें उस एसआईटी ने जो राज्य ने गठित की, कोई एनआईए ने नहीं कहा। उन्होंने बताया कि सीएम मतलब चिंतामणि और जो मिसेस सीएम है वो चिंतामणि जी की वाइफ। ये बहुत स्पष्ट हो चुका है, लेकिन उसके बाद आज फिर क्यों ये झूठ बोला गया, इसका जवाब तो कांग्रेस ही दे सकती है। शायद विषय को डाइवर्ट करना होगा। दूसरा, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कितने ईडी ने छापे मारे और कितने में सक्सेस हुई, कितने में अनसक्सेस हुई, ये आंकड़े जारी करके ईडी को गलत बताकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को सही बताने के प्रयास में दिखती नजर आई। एक और हैरानी की बात ये लगी कि आपने जब देश की बात कर दी तो आपने अपने प्रदेश की बात क्यों नहीं की, कि जहां पर जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है उसके अधिकारी के घर से ईडी ने क्या जब्त किया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता पाए क्या? कितना रुपया जब्त किया, कितना किलो सोना जब्त किया, हीरे जवाहरात जब्त किए क्या, बेनामी संपत्ति जब्त की क्या? ईडी ने ये सारी चीजें अधिकारियों के घर से जब्त की हैं और इन अधिकारियों का ही संरक्षण सरकार कर रही है। तो ईडी की कार्यवाही तो साक्ष्यों पर आधारित है और जब्ती भी हो गई, 152 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच हो गई। 540 करोड़ रुपए के जो और आरोप ईडी ने लगाए उसमें 277 करोड़ रुपए का लिखित जवाब भी ईडी ने दे दिया, उसकी डायरी भी दे दी। थोड़ा सा 10 सेकंड टाइम दीजिएगा प्लीज। तो ईडी ने इतने सारे साक्ष्य छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर दिए, तो छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का पैसा जिसने लूटा, सरकार को चाहिए था उन लुटेरों के साथ खड़ी नहीं होती, वो जनता के साथ खड़ी होती और वो ये कहती कि छत्तीसगढ़ की, प्रदेश की गरीब की गाड़ी कमाई का पैसा हम लूटने नहीं देंगे। लेकिन हम तो देखते हैं कि 20-20, 30-30 कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आरोपी आज पुलिस की गिरफ्त में हैं उनको बेल नहीं मिल रही है, कोर्ट बेल नहीं दे रही है। तो कोर्ट ने आखिर ये समझा है कि कहीं कोई साक्ष्य ईडी के सही हैं। तो कार्यवाही जब चल रही है तो उसमें हाय तौबा मचाने की जगह भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े होना चाहिए। ठीक है अजय चंद्राकर साहब, किस नजरिए से देखते हैं आप जो ईडी की कार्रवाई है? कांग्रेस अगर अधिवेशन कर लेगी तो क्या दर्द हो जाएगा ईडी के पेट में? जैसे कि आज बात हो रही है कि राष्ट्रीय अधिवेशन को प्रभावित करने की बात हो रही है, ईडी डिस्टर्ब क्यों करेगी? और सबसे बड़ी बात है कि फर्क क्या पड़ता है? ईडी अगर कार्रवाई कर रही तो अधिवेशन से इसका कोई ताल्लुक है? और इस प्रकार की जब पॉलिटिकल चीजें आती हैं, ईडी की आमद हो रही है, कांग्रेस शासित राज्य है, कितना इफेक्ट करेगी ये तमाम चीजें 2023 के चुनाव में? अजय चंद्राकर साहब, देखिए आदित्य जी,
2005 से लेकर के हम 2022 तक का ही आंकड़ा ले लें तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी सरकार रही है और मोदी जी की भी सरकार है, और राउंड फिगर इसमें कुछ कम 6000 मुद्दा विषय आया है, लेकिन इसमें से कितने लोगों को सजा मिल पाई है? वो मात्र लगभग 28 है। तो मूल बात ये है कि आज के परिवेश में एक तरफ हम कहें अपने देश के एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से, तो ईडी का यह कार्य जो हो रहा है वो एक सतत कार्रवाई है, एक प्रक्रिया है। इस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है कि बजट सत्र होगा, ये सेकेंडरी मुद्दा है। वो अपने पक्ष में कह सकती है कि हम अपने दायित्वों के अनुसार सतत प्रक्रिया का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है, 2005 से लेकर के आज तक यह भी देखने को मिला है कि एक राजनीतिक टूल के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ। तो और वो भी जैसा कि प्रायः जो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है, विपक्षी पार्टियों के ऊपर ज़्यादा हुआ है, और ये तो तय था कि छत्तीसगढ़ में ये होना ही था। लेकिन यहाँ पर जैसा आप अपने उद्बोधन में बोले कि कोयले की काली कमाई, और कोयले की काली कमाई की बात है तो उसमें एक संवैधानिक बॉडी है, वो अपना कार्य कर रही है, और बाकी तो कोर्ट में तय होगा। और पहले कहा जाता था कि यहाँ तक कि सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट बोली है कि केंद्र सरकार, उस समय की तत्कालीन सरकार थी, उसका तोता है। लेकिन ईडी क्या है? ईडी तो इसमें तो अब राज्यों से परमिशन लेने की बात ही नहीं है, ये केंद्र की संस्था है, और केंद्र की संस्था होने के कारण हाँ, ईडी के ऊपर आरोप लगा है कि वो जो मुकदमा दायर करती है उसमें मात्र 28 लोगों को अभी तक वो सजा दे पाई और 400 लोगों को ही गिरफ्तार की है। तो इसमें इनको और अपने परफॉर्मेंस को किसी राजनीतिक दल का टूल न बन करके संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ही कार्रवाई करना चाहिए। रंजन जी, ये दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हुई आप कह रहे हैं, आप लोगों ने आज हर जगह विरोध भी किया, हमने देखा देवेंद्र यादव के घर के बाहर, सन्नी अग्रवाल के घर के बाहर, जितना विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन जब जांच हो रही तो होने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? छापा तो हुआ है, अरेस्टिंग तो सबकी हुई नहीं है, जितने लोगों का छापा पड़ा हमने देखा, छापे इसके पहले भी हुए, लेकिन सबको अरेस्ट नहीं किया है, तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है? कार्रवाई हो रही है तो। धनंजय जी, आपने बढ़िया सवाल उठाया है आदित्य जी। मैंने पहले कहा ना, हम तो तैयार हैं ईडी के जांच के लिए। हमको पता था कि 2023 के जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे, भारतीय जनता पार्टी चूंकि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक तौर पर समापन की ओर कहूंगा, कांग्रेस से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही, तो ईडी के सहारे में आएगी। और मैंने तभी बधाई भी दिया कि भाजपा को नया प्रभारी मिल गया ईडी के तौर पर। दूसरा भी आप देखेंगे, भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा होती है, और उस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश की जनता की आवाज उठाने का प्रोग्राम जब जारी होता है, तत्काल ईडी जो है आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को नोटिस भेजते हैं। क्या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं है? किस कार्रवाई में आप बात करें? दूसरी बात, उस भारत जोड़ो यात्रा में इस देश की जनता खुलकर नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी पर चर्चा की, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गिरती देश की अर्थव्यवस्था। 9 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो देश के ऊपर जो 100 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया, देश की संपत्तियां जो बेची जा रही है, पूरे मोदी सरकार 2 लोगों के लिए जो काम कर रही है, उस विषय पर चर्चा हुई, रोजगार पे बात हुई, किसानों के हित की बात हुई है। इससे मोदी सरकार घबरा गई। और अभी आप देखेंगे, जब सदन में अडानी की हेरा फेरी पर जब राहुल गांधी जी ने मोदी जी का और अडानी जी के रिश्तों पर तलखियां और सवाल जब दागे और बताए कैसे नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अडानी को लाभ मिलता है, कैसे नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं, अडानी को लाभ मिलता है, कैसे नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका में उनको लाभ दिलाने काम करते हैं, और देश की सारी संपत्ति किस प्रकार से अडानी को निछावर किया गया 9 साल में। चाहे एसबीआई बैंक की बात कर लूं, मैं एलआईसी की बात कर लूं, या 7 लाख करोड़ का जो हेरा फेरी अडानी की कंपनी ने किया है, उस पर जांच की भी हम बात करते हैं, तो सदन से राहुल जी के उस सवाल उठाए गए सवाल को हटा दिया जाता है, और नरेंद्र मोदी जी से लेकर भाजपा के 303 सांसद, पूरी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वो हेरा फेरी करने वाले अडानी को बचाने में जुट जाते हैं। है नहीं बात? और अभी अधिवेशन हो रहा है, हमारा महाधिवेशन हो रहा है, इस महाधिवेशन के मंच के माध्यम से भी देश की जनता की आवाज उठने वाली है। इसे नरेंद्र मोदी की सरकार घबराई हुई है, और ईडी को भेजकर एक राजनीतिक द्वेष की भावना से एक मजबूत सरकार को खंडित करने का काम करती है। मैंने कहा ना, ईडी का काम सिर्फ चरित्रहरण करना हो गया। 2 सेकंड मुझे और दीजिएगा मात्र। और दूसरी बात, अगर ईडी निष्पक्ष कार्रवाई करती है तो डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई गई है ईडी के पास में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी है?
और विनोद तिवारी जो डॉक्टर रमन सिंह के आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच पीएमओ से पत्र लिखे हैं, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। विनोद तिवारी मामला कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और वही विनोद तिवारी हैं जो उत्तराखंड में डॉक्टर रमन सिंह के बनाए गए रिसॉर्ट को उजागर किए हैं। तो बचाने किसे निकली ईडी ने? भाई रमन सिंह को बचाने निकली है। अगर रमन सिंह काम करते तो 36,000 करोड़ का जो चावल चोरी हुआ था, जो उसके दमाद ने डीकेएस में घोटाला किया था, जो पनामा पेपर में अभिषेक सिंह का नाम है, जांच होता ना। 6,000 करोड़ का चिटफंड कंपनी जो हेराफेरी रमन सरकार के दौरान मिलकर सांठगांठ के वजह से अडानी और मोदी अभी कर रहे हैं, जांच होती ना तो निश्चित तौर पर निष्पक्षता की बात होती। ठीक, अमित जी, आप लोग क्या वाकई में कांग्रेस कह रही है जो बीजेपी डरी हुई, क्या वाकई में बीजेपी डरी हुई? कांग्रेस आरोप लगा रही कि दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी, क्या वाकई में करती है दुरुपयोग ईडी का भारतीय जनता पार्टी? अमित जी, मैंने पहले अपने स्टेटमेंट में कहा कि ईडी ने जब छापा मारा था तब उसने अचल संपत्तियां, नगद, हीरे जवाहरात किलो के वजन में सीज किए हैं। 152 करोड़ रुपए सीज किया है, 570 करोड़ का हिसाब दिया है। कोई हवाई कार्रवाई नहीं चल रही है। इस पे कभी भी कोई कांग्रेस का नेता बात नहीं करना चाहता कि वो जो संपत्ति जब्त की गई है वो किसकी है। दूसरा, राष्ट्रीय अधिवेशन का जब डिस्टर्ब करने का आरोप लगाते हैं तो ये हास्यप्रद इसीलिए लगता है। 2 कारण आपको देता हूँ। एक तो जो 6-7 लोग हैं जिनके ऊपर आज जांच चल रही है, क्या सारा राष्ट्रीय अधिवेशन का जिम्मा उन्हीं का था और उनसे पूछताछ हो रही है तो आज अब राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हो पाएगा? हमने तो सुना था करीबन 500, 1000, 1500 कार्यकर्ताओं को अलग अलग कमेटियां बनाकर ड्यूटी दी गई है। तो ये 6 लोगों से कैसे राष्ट्रीय अधिवेशन डिस्टर्ब होगा? नंबर 1 बात। दूसरी बात, आज जहां जहां पर जांच चल रही थी वहां 1000, 1,500 कांग्रेस के प्रमुख नेता गए। उसमें विधायक भी मैं देख रहा था, जिला के अध्यक्ष भी देख रहा था। वो जाके वहां धरना दे रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। वो राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी में नहीं लग रहे हैं। आपका राष्ट्रीय अधिवेशन है 4 दिन के बाद, आप उनको तैयारी पे भेजते, लेकिन आपने कहाँ भेजा? ईडी के लोगों को धमकाने के लिए। जिला अध्यक्ष गिरीश जी स्वयं ईडी के एक अधिकारी को कह रहे थे कि हम 1,500 आदमी लेके आपके पीछे घुस जाएंगे। आप करिए, धमकी चमकी करिए, आप ढोल नगाड़े बजाइए, आपको जो करना है करिए। सवाल ये है कि आपकी बात में तर्क नजर आना चाहिए, वो आ नहीं रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन 4 दिन के बाद है तो आपके कार्यकर्ता उसकी तैयारी खुद नहीं कर रहे हैं। 6 लोगों से राष्ट्रीय अधिवेशन कैसे डिस्टर्ब हो रहा है ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है। और लगातार ईडी साक्ष्य दे रही है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। और यही ईडी है जिसपे 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत ज्यादा विश्वास था। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और नान घोटाले को लेकर ये कहा कि ईडी इसकी जांच करे। 2017 में जिन अधिकारियों के खिलाफ आपने प्रधानमंत्री को कार्रवाई करने कहा था, आज आपकी सरकार आने के बाद वो 2 अधिकारी सरकार चला रहे हैं। बार बार आप स्टैंड बदलते हैं, आप ऐसे तर्क देते हैं जो जनता की समझ में नहीं आते, इसीलिए फिर बातें जम नहीं रही हैं कांग्रेस की। ठीक, धनंजय जी जवाब दे दीजिए छोटा सा, फिर मैं तो अमित चिमनानी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नान घोटाले की जांच को ईडी के लिए पत्र लिखने की बात स्वीकार की कि इन्होंने पत्र लिखा था। अरे हम तो आज भी सवाल पूछ रहे हैं, जब रमन सिंह की सरकार में 36,000 करोड़ का चावल चोरी हुआ, रमन सिंह के दमाद ने डीकेएस में घोटाला किया, रमन सिंह के बेटे का पनामा में पेपर खुल गया, हजारों करोड़ रुपए बैंक का ट्रांसफर वहां पर हो गए और स्काई वॉक घोटाला हो गया। चिट फंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चिट फंड कंपनी का सांठ-गांठ करके 6,000 करोड़ रुपए घोटाला किया। अरे ईडी जांच क्यों नहीं कर रही? अगर उसकी जांच कर लेती तो निष्पक्ष भाव से जांच समझ में आता। तो यहां तो समझ में आता है ना कि पीएमओ किस प्रकार से रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति के मामले को जांच को बाधित किया, किस प्रकार से उत्तराखंड में जो रमन सिंह के रिसॉर्ट की बात होती है उसको रोकने का काम किया। तो समझ में आता है ना कि ईडी सिर्फ दुर्भावना से काम कर रही है। दूसरी बात, एक सेकंड दीजिएगा, मैं तो कह रहा हूं ना, ईडी नरेंद्र मोदी जी के और अडानी के रिश्तों की जांच क्यों नहीं करती? जो 7 लाख करोड़ का हेरा फेरी मोदी सरकार के संरक्षण में अडानी ने किया, जो देश के संपत्ति को अडानी को जो सौंपा गया, अरे ईडी यहां भी जांच कर लेना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अडानी के विषय में बोलने में तो नरेंद्र मोदी जी के पसीने छूट रहे थे संसद में, नेहरू जी के बारे में बता दिए, पर राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया, अडानी के 420 का जो उजागर किए और 420 को जो संरक्षण दे रहे उसका मुंह बंद था। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है ना कि अडानी को बचाने पूरी कार्रवाई की जा रही है, अडानी के हेरा फेरी को छुपाने कार्रवाई की जा रही है और इस देश को बर्बाद करने में जो मोदी और अडानी ने जो काम किया है उसको बचाया जा रहा है। हम तो ईडी का स्वागत कर रहे हैं, हमको पता है जिस दिन मतदान होगा उस दिन तक ईडी यहां पे आएगी। ठीक, चंद्रकर साहब, ये ऐसी कार्रवाई से प्रभाव क्या पड़ता है? अगर मैं आम मतदाताओं की दृष्टि से पूछूं आपसे, जनता के बीच क्या छवि इसमें बिगड़ती है? कांग्रेस अपने आप को पाक साफ बताने में जुटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी बहुत साफ कह रही है कि भ्रष्टाचार से सब चीजें, तो क्या पॉलिटिकल कोई नफा नुकसान होता है इस प्रकार की कार्रवाइयों से? चंद्रकर साहब। आदित्य जी,
प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी काफ़ी चतुर राजनीतिज्ञ हैं। जहाँ तक ईडी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को वो भी जानते हैं, लेकिन किसी बड़े आयोजन के पहले इस तरह का एक कार्रवाई, सवाल यहाँ पर टाइमिंग का हो रहा है। और बीजेपी कह सकती कि ये तो सतत प्रक्रिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दूसरे एंगल से देखें, कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें, तो उनको लगता है कि हमारे अधिवेशन को ये में थोड़ा जो छवि जो बन रही थी उसमें कहीं ना कहीं हमें व्यस्त कर दिए। लेकिन पॉलिटिकल रूप से हेराल्डिकल से हम देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार जी का मामला हो या फिर दिल्ली में सत्येंद्र जैन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, या अनेक उदाहरण हैं, उन सब का विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा ज़्यादा दिखाई दे रही, यूनिटी दिखाई दे रही। तो आजकल जब ये चर्चा चल रही है बौद्धिक जगत में कि ईडी जैसे पुलिस आती थी उस तरह से ईडी आ रही है, और परफॉर्मेंस में जिस तरह से उनका वो 3.8% के आसपास है, तो ये प्रमुख कारण है। तो इसका खास असर नहीं पड़ता, बल्कि विपक्षी पार्टी इसमें ज़्यादा यूनाइट हो रही है और बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से रख रही है। वो पॉलिटिकल रूप से ईडी के मामले में मैं नहीं कहता कि बीजेपी करवा रही है, लेकिन वो कह सकती है कि देखिए कैसे करप्ट है। लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, इन कल्चरों में विपक्षी पार्टियां ही क्या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सत्ताधारी में नहीं है। या बंगारू लक्ष्मण जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी देखे, फिर उसको हटाया गया, या फिर बीच में नितिन गडकरी जी का पूर्ति घोटाला का जो आरोप लगा था। इन सब दृष्टिकोणों से अब ये प्रश्न चिन्ह लगता है आदित्य जी। जी अभी जी एक सवाल था, कांग्रेस ने एक आंकड़े दिए हैं आज की 5000 केसेस उसमें किए, जिसमें 33 केस ही प्रूफ आप कर पाए, मतलब 4967 केस झूठे साबित हुए। तो क्या ये दुरुपयोग है वाकई में? क्या वाकई में परेशान किया जाता है कांग्रेस के लोगों को, विपक्षी दलों को? क्या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कोई करप्शन नहीं होता, सब जगह राम राज्य व्याप्त रहता है? ऐसा क्यों होता है अमित जी? आदित्य जी, क्या कांग्रेस ने 10 साल जब मनमोहन जी की सरकार रही तब के ईडी के आंकड़े का परफॉर्मेंस रेशियो बताया क्या कि कितना है? परसेंटेज नहीं बताया। क्यों? क्योंकि देखिए, जांच एजेंसियां जब जांच करती है, रेशोस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कितने हैं उससे उनकी वो क्या कार्रवाई करेंगे ये अगर तय होने लग गया तो मुझे लगता है कि फिर भ्रष्टाचार को पकड़ा नहीं जा पाएगा। हर व्यक्ति के पास कोर्ट में एक अधिकार होता है, वो कोर्ट की पेशियां बढ़ती हैं, वहां प्रूफ होने में समय लगता है। कई केसेस ईडी जिसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो चल भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्लियर चिट मिल गई है उनको। जो परसेंटेज निकाला जा रहा है उससे नहीं आंकना चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ में जो एविडेंस मिले हैं, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, जो नगद मिला, जो सोना मिला, जो डायमंड मिला, जो संपत्ति जब्त हुई, उसके बारे में क्यों नहीं कांग्रेस बात कर रही है? और हमारे साथी ने ईडी के बारे में कहा कि इसकी जांच क्यों नहीं की, उसकी क्यों नहीं की, तो सवाल के बदले सवाल आया। और अडानी की बात बार बार आई, तो ये नहीं समझ में आया कि अडानी की जांच नहीं होना कांग्रेस की प्रॉब्लम है या जो यहाँ पे कार्रवाई हो रही है वो कांग्रेस की प्रॉब्लम है। हर चीज को मिक्स कर दिया जा रहा है। और एक प्रश्न मैंने पूछा था कि 2017 में जिन अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की मांग की थी वो आज सरकार चला रहे हैं, इस पे भी उन्होंने चुप्पी साध दी है। तो कुल मिला के सवाल के बदले सवाल सरकार कर रही है। कोई अगर वो जवाब देती तो स्पष्ट हो पाता कि कैसे उसका राष्ट्रीय अधिवेशन डिस्टर्ब हो गया, कैसे उसका स्टैंड बार बार नहीं बदल रहा है, उनके क्या परफॉर्मेंस खुद के रहे, तो कुछ जवाब नहीं आ पा रहा है। ठीक 10 सेकंड का जवाब धनंजय जी क्लोज। मैंने पूछा ना, इन्होंने सवाल उठाया कि 4 साल पहले जो शिकायत हुई थी, हम तो ये पूछ रहे ना ईडी ने क्यों रमन सिंह के खिलाफ जांच नहीं की? नान घोटाला, छत्तीसगढ़ को चावल चोरी रमन सरकार में हुआ, वो अधिकारी दोषी थे तो नरेंद्र मोदी ने उनको क्यों बचाने का काम किया? और रमन सिंह के बचाने का काम किया किसका? दूसरी बात, अडानी के चोरी को पकड़ने में आखिर भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या हो जाती है? 7 लाख करोड़ देश की जनता का पैसा है और नरेंद्र मोदी जी के 60 गार्ड की विषय लगातार बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, अडानी जी को ठेका दिलाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, अडानी जी को ठेका दिलाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, अडानी ठेका दिलाते हैं, देश की सारी संपत्ति अडानी को दे दी है। और जो 7 लाख करोड़ की हेरा फेरी मोदी और अडानी ने मिलकर किया, इसी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जेपीसी जांच के नाम से नरेंद्र मोदी जी का पसीना क्यों छूटता है? क्यों उनके मौन हो जाते मुंह? पूरा स्पष्ट है, आज पूरे प्रदेश में जारी है और कहीं ना कहीं चुनाव आते आते बहुत साफ है 2023 तक ये आंच शायद धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच ईडी को लेकर तल्खियां
और बढ़ती जाएंगी। कितना प्रभाव 2023 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, हम सबकी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल राजनीतिक सरगर्मियां छत्तीसगढ़ में अचानक तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आप सभी लोगों से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।